आज हम अपने पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे, पिछले सेशन में बात कर रहे थे, नॉट पिछले चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड। अपने पिछले सेशन में मैंने आपको सिखा चुका था व्हाट इज लिविंग, लिविंग के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके थे अपने पिछले सेशन में, हाँ या ना। अब आज पिछले सेशन को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जिसमें मैंने आपको आई थिंक बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी बताया था और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बता दिया था। क्योंकि मैंने बोला था बायोडाइवर्सिटी इतनी वास्ट है हमारे दुनिया में, अर्थ पे, कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज पाई जाती हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म को उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया जाए, क्योंकि लोकल नेम अगर ऑर्गेनिजम्स को मिलेंगे तो एक ही ऑर्गेनिज्म के पता लगा 10-10 नाम हो गए अलग अलग जगह पे, विद इन अ कंट्री भी बहुत वेरी कर जाता है। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड कोड बनाए गए थे, ICBN, ICZN, मैंने आपको नाम भी सिखाए थे, जिनमें रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स लिखे थे किसी ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया जाना चाहिए और वो ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाए, और उसका नाम कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। पता लगी किसी और ऑर्गेनिज्म को भी हम सेम नाम दे दें, ऐसा नहीं। जैसे आप आपकी क्लास में भी ऑब्जर्व करते होगे, कभी कभी आपने शायद नोटिस किया हो, अगर आपके साथ हुआ हो कि आपके नाम के 2 या 3 बच्चे हो गए, तो हम लोग जो नॉमेनक्लेचर करते हैं वो एक बाइनोमियल या स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग आपस में अपने नाम रख रहे होते तो स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर से रख रहे होते, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे जैसे नाम और किसी को भी प्रोवाइड हो जाते, तो ऐसा होता ही नहीं। क्लियर है? तो क्योंकि हम लोग एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉलो नहीं करते, एक साइंटिफिक लॉजिक से फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है? तो अब नॉमेनक्लेचर से मैं एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, जिसमें हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन की बात। जिसमें हम किसकी बात करेंगे आज? अबाउट क्लासिफिकेशन। अच्छा हाँ, एक टर्म और बोला था मैंने, कभी भी हमें किसी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करना होता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन पहले करनी पड़ती है। भाई उसके फीचर्स, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके कैरेक्टर्स देखेंगे तभी तो उसको कोई नाम दिया जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन भी मैं आपको बता चुका हूं। तो 2 टर्म हम कर चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो आज मैं आपको एक नेक्स्ट टर्म पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, दैट इज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा, आगे बढ़ रहा हूं मैं आज। सिंस, अच्छा हाँ, एक बात और, कुछ बच्चे मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे सर नोट्स कैसे बनाएं। तो अभी मैं पहले एक बार आपको एनसीईआरटी से पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा दूंगा, और जो बच्चे ग्रुप में एडेड हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोगों को इनके थॉरो नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे उसी ग्रुप पे। तो बार बार सेम क्वेश्चन मत पूछिए बेटा, टीम के लिए दिक्कत भी होती है मेरी। ठीक है ना? आप लोग फिक्र मत कीजिए, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, बट आपको हमारी टीम के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, जो जो ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग उनमें ऐड नहीं होंगे तो आपको कंटेंट नहीं मिल पाएगा नहीं तो। ठीक है ना? चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वेरी गुड, नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है ना? बाकी जो भी ग्रुप्स हमारी टीम ने प्रोवाइड कराए हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों? और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हमारी टीम की तरफ से आपके पास आ रहा है उसको सेव कर लेना इस चैनल के नाम से, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो कॉन्टैक्ट करने में। ठीक है, चलें आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। देखिए, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो भाई ये एक तरीके से नियरली इम्पॉसिबल है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक एक करके पढ़ लें। भाई मैंने उस दिन बोला था ना, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है। मिलियन मतलब समझ रहे हो ना? हाँ या ना? 1.7 टू 1.8 मिलियन, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 भाई। हाँ या ना? तो कितने सारे स्पीशीज हैं ये, तो इतनी ऑर्गेनिज्म तो और भी ज्यादा होंगे। तो हर ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत टफ है, बहुत ज्यादा ही टफ है। तो इसीलिए एक नया टर्म आया, एक नया कंसेप्ट आया, जिसको हम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो समझिएगा, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, so it is necessary to devise some means to make this possible। तो लगभग इम्पॉसिबल सा ही था, बट जैसे ही क्लासिफिकेशन ने अपनी एंट्री करी तो उसने बोला सीधी बात, स्वागत नहीं करोगे हमारा, हाँ या ना? तो क्लासिफिकेशन ने धुआं मचा दिया भाई। क्या इसने क्या कर दिया, इस फिनोमिना ने, इस कंसेप्ट में क्या हुआ, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कर दी। क्या कर दिया? ग्रुप। भाई एक एक इंडिविजुअल को पढ़ने में तो जिंदगी बीत जाती। तो साइंटिस्ट ने एक नया कंसेप्ट लाया क्लासिफिकेशन का, जिसमें इन्होंने क्या किया, ग्रुपिंग करना चालू कर दी स्पीशीज की, जिसकी मदद से इन सारे ऑर्गेनिज्म को हम एक साथ पढ़ पाए। ये चीज पॉसिबल हो गई, ये चीज पॉसिबल, जो हम इम्पॉसिबल सोच रहे थे उसको इन्होंने पॉसिबल कर दिया। तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस की मदद लगी, जिसका मैं नाम दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सीधा सा मतलब है ग्रुपिंग करना भाई। क्या करना? ग्रुपिंग। जैसे मैं, मान लीजिए अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो अब ग्रुप में मान लो क्लास वाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं,
हाँ या ना, 50, 60, 70, 80 जो भी XYZ स्टूडेंट्स है। अब हर इंडिविजुअल का नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है। एक इंडिविजुअल टीचर, भाई आदमी तो एक ही है ना, टीचर तो एक ही है। अब सब 80 बच्चों का नाम, और एक क्लास नहीं पढ़ा रहा, मान लो वो 4-5 क्लास पढ़ा रहा, तो सबका नाम कैसे याद करेगा? तो वो क्या करते हैं टीचर्स, ग्रुपिंग कर लेते हैं भाई, ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स, ये 11th के, ये 12th के, ये नीट बैच के, ड्रॉपर बैच के, ये रिपीटर बैच के, ये टारगेट बैच के, ये जेई के स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के नाम से याद नहीं रखते, उसकी क्लास से याद रखते हैं। हाँ या ना, सही कह रहा हूं ना मैं? किससे याद रखते हैं? उसकी क्लास, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं ना बेटा। अब हर किसी का नाम बहुत मुश्किल, बाई चांस स्लिप भी हो जाता है, तो टीचर्स क्या करते हैं, क्लास वाइज स्टूडेंट्स को याद कर लेते हैं कि ये इस बैच का स्टूडेंट है, ये इस बैच का स्टूडेंट है। तो टीचर भी क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन ही कर रहा है। आप कौन हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम क्या कर रहे हैं, आप में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिससे हमें याद रहे कि आप कौन से बैच में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो वही ऑर्गेनिजम्स के साथ किया गया। क्या? ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बना दिए गए। क्या बना दिए गए बच्चा पार्टी? ग्रुप, जिससे आसानी से हम ऑर्गेनिजम्स को याद रख पाए। तो वही लिखा है, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, कन्वीनियंट क्लासेस। तो जो आपकी क्लास है ना, वो एक टाइप की कैटेगरी है। जो आपकी क्लास है वो क्या है, एक टाइप की कैटेगरी। तो वही लिखा है, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्रुपिंग कर देते हैं कैटेगरीज में, बांट देते हैं कैटेगरीज में। और किसी ना किसी बेसिस पे तो बांटा होगा। आपको किस बेसिस पे बांटा मैंने? आपके पढ़ने के बेसिस पे। किस बेसिस पे बांटा? आपकी स्टडी के बेसिस पे, आपके कोर्स के बेसिस पे। आप कौन सा कोर्स स्टडी कर रहे हो, उस बेसिस पे बांटा आपको। कोई ना कोई बेसिस तो होता है ना ग्रुप बनाने का। तो यहां पर जो बेसिस यूज करेंगे उनको हम कहते हैं सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं वो कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे करते हैं? जो हम लोग उस ऑर्गेनिज्म में आसानी से ऑब्जर्व कर पा, एक्सक्यूज मी, तो क्या करते हैं, किस बेसिस पे? कि हम उस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टर आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं, उस बेसिस से हम ग्रुपिंग करते हैं बच्चों। ठीक है? एग्जाम्पल, अब क्या क्या देख सकते हैं? अब कोई भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जैसे ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है? एक एग्जाम्पल समझना। अब मैंने बोला कि प्लांट, एक प्लांट है आपके पास, तो आप क्या सोचोगे? यही तो सोचेंगे कि आपको क्या मिलेगी, एक शूट मिलेगी। क्या मिलेगी? एक स्टेम मिलेगी। हाँ या ना? क्या मिलेगी? स्टेम। इसमें से क्या निकल रही होंगी? ब्रांचेस निकल रही होंगी। और क्या होंगी? इसके ऊपर छोटी छोटी लीव्स होंगी। और क्या होंगे? फ्लावर्स होंगे। हाँ या ना? ठीक है? और ये जमीन है, तो इसमें से क्या निकल रही होंगी? इसमें से रूट्स निकल रही होंगी। हाँ या ना? तो ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है, रूट, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर, दीज आर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अब मैंने आपको क्या बोला, एक टर्म बोला प्लांट। अब मैंने कोई पर्टिकुलर प्लांट तो नहीं बताया ना। अब जैसे ही आपने प्लांट टर्म सुना, तो आपने बहुत, आपके दिमाग में बहुत सारे प्लांट्स की इमेज आने लगी होगी। एक पर्टिकुलर, अब मैं जैसे बोलता वीट का प्लांट, तो आपके दिमाग में केवल वीट का प्लांट आता। मैं बोलता मैंगो प्लांट, तो आपके दिमाग में केवल मैंगो का प्लांट आता। मैं बोलता मनी प्लांट, तो आपके दिमाग में केवल मनी प्लांट आता। पर मैंने क्या बोला? प्लांट। तो अब प्लांट तो बहुत सारे हैं, तो प्लांट क्या है? एक ग्रुप है ना। हाँ या ना? और उस ग्रुप को हमने किस बेसिस पे बनाया है? इन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे बनाया है। इन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पर आया है। और उस ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं? कैटेगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? कैटेगरी। अभी इस कैटेगरी का एक साइंटिफिक टर्म भी आएगा, अभी आगे पढ़ाऊंगा। इसी कैटेगरी का एक साइंटिफिक टर्म भी आएगा, अभी वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। और अगर कोई जानता है तो कमेंट में बताए मेरे को, कैटेगरी को हम साइंटिफिकली किस नाम से जानते हैं। कोई बच्चा जानता है आप में से? आप में से किसी ने पढ़ रखा हो तो बताएं जल्दी से कमेंट करके। जल्दी चेक करें। चले चले आगे देखते हैं। हाँ चले, टेक्सा। क्या नाम है? टेक्सा। अभी आगे आएगा, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता? आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। तो वही चीज बताई जा रही है। जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है बेटा? ग्रुपिंग करना। और हम इन ग्रुप्स को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स या इंसेक्ट्स। क्लियर है? अब ये जो मैंने टर्म्स यूज करे हैं, ये जो मैंने टर्म्स यूज करे हैं, ये जो मैंने टर्म्स यूज करे हैं, ये सब क्या है? ग्रुप्स हैं। क्या है ये सब? ग्रुप या कैटेगरी का नाम। अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया ना, प्लांट बताया,
प्लांट जैसे ही आपके दिमाग में आया, कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आपके दिमाग में आए होंगे और आपको बहुत सारे प्लांट्स इमेज में आ गए होंगे। अब जैसे एक और टर्म आया एनिमल, अब ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक क्लासिफिकेशन का पार्ट है, ये भी एक ग्रुप कैटेगरी क्रिएट करी। अब एनिमल बोलते, अब एनिमल तो भैया दुनिया में बहुत सारे हैं, हम, आप, डॉग, कैट, काउ, लायन, डियर, टाइगर, बर्ड्स, ये सब कौन है? एनिमल्स है। तो जैसे ही आपके टर्म में दिमाग में एनिमल आया तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आपके दिमाग में जरूर आया होगा। सेम चीज, अब मैंने डॉग बोल दिया भाई, तो डॉग भी तो एक ग्रुप है। क्या डॉग एक वैरायटी का होता है? बहुत सारी वैरायटी के मिलते हैं आपको, आपने देखा होगा वोडाफोन वाले में ऐड में देखा होगा। अब एक डॉग तो वोडाफोन के ऐड वाले को देख लो, और एक जो पुलिसमैन के पास होता है, जो अल्सेशियन होते हैं, उस बेचारे को देखो, वोडाफोन वाले को बिल्कुल सोता सा रहता है, और उनको देखो जो पुलिसमैन के पास होता है, जो स्क्वाड डॉग्स होते हैं, खतरनाक होते हैं वो, हाँ है ना, है तो वो दोनों ही डॉग। कोई ना कोई तो कैरेक्टर देखा होगा ना जिसके बेसिस पे हमने ये ग्रुप बनाया है, वो दोनों को डॉग की कैटेगरी में हमने रखा। तो उन्हीं कैरेक्टर्स को जिन बेसिस पे ग्रुप बनाए हैं उनको क्या बोला जाता है? इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी? इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लियर है? तो फर्क ये है कि होते सभी ग्रुप्स हैं, होते सभी कैटेगरीज हैं, बस फर्क है इनके लेवल का, फर्क है इनके लेवल का। कोई बड़ी लेवल की कैटेगरी है तो कोई छोटे लेवल की कैटेगरी है। एग्जाम्पल समझिएगा, एनिमल, तो ये एक बड़े लेवल की कैटेगरी है भाई, इसमें सब आ गए, एनिमल में सब आ गए, बहुत सारे एनिमल, जैसे ह्यूमन आ गए, डॉग आ गए, कैट आ गई, बर्ड्स आ गई। तो ये क्या है? एक बड़ी ग्रुप है, एक बड़े लेवल की कैटेगरी है। अब इसकी मैं बात करूं डॉग, तो ये भी एक ग्रुप है, बट एनिमल से एक छोटा ग्रुप है। क्यों? डॉग भी बहुत सारी वैरायटी के होते हैं, पग हो गया, अल्सेशियन हो गया, ठीक है, और आप बहुत सारे जानते हो, डोबरमैन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, हाँ या ना। तो ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, ये भी क्लासिफिकेशन किसी ना किसी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे किया है। इसको भी हमने ग्रुपिंग में किसी ना किसी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे ग्रुपिंग की होगी। तो होते ये सब ग्रुप्स ही हैं, होते ये सब कैटेगरी हैं, बस इनके लेवल में फर्क होता है, इनके लेवल में फर्क होता है। क्लियर है बच्चा पार्टी? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट, एनिमल और डॉग, कैट एंड इंसेक्ट। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. तो डेफिनेटली जब भी हम इनमें से कोई नाम लेते हैं, नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई ऐसा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दिमाग में आ जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि इस ग्रुप में आने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है। जैसे कि व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? अपने दिमाग में कोई इमेज बनाओ भाई, डॉग का नाम सुनेंगे तो डॉग ही बनेगा दिमाग में, हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। या डॉग की जगह काऊ थोड़ी देख लोगे? डॉग की जगह डॉग बोलेंगे तो डॉग ही दिखेगा इमेज में। अब चाहे आपको पग दिख रहा हो, चाहे आपको डॉबरमैन दिख रहा हो, चाहे अल्सेशियन दिख रहा हो, चाहे बमेरियन दिख रहा हो, डॉग बहुत वैरायटी के होते हैं, पर डॉग में तो डॉग ही दिखेगा आपके दिमाग में, कोई डॉल्फिन नहीं दिखेगी उसकी जगह तुम्हें। तो वही लिखा है, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। ना बिल्ली नहीं देखोगे, डॉग ही देखोगे। चले आगे, तो डॉग इज अ कैटेगरी, इज अ ग्रुप। चले आगे। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ अल्सेशियन, किसका नाम? अब मैंने डॉग का टर्म ना यूज करके क्या टर्म यूज किया? अल्सेशियन। अब ये एक और ग्रुप आ गया, छोटे लेवल का ग्रुप। अल्सेशियन में अब केवल तुम उन्हीं डॉग्स के बारे में सोचोगे जो पुलिसमैन के पास होता है। ब्लैक अल्सेशियंस, आपके जर्मन शेफर्ड भी उसी कैटेगरी के थ्रू आते हैं। जर्मन शेफर्ड और अल्सेशियन मिलते जुलते ही है कुछ, ठीक है ना, हाँ या ना? तो इसमें भी डॉग्स हैं, पर सारे डॉग्स नहीं मिल। अब अल्सेशियन वर्ड आ गया, अब आपके दिमाग में पग वगैरह नहीं आएंगे, अब अल्सेशियंस ही आपके दिमाग में घूमेंगे। ये डॉग में ही होते हैं, डॉग की वैरायटी होती है, ठीक है ना, हाँ या ना? तो इसीलिए बोला जा रहा है, ये सब जो भी मैं टर्म यूज कर रहा हूं, ये सब कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, और इनको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे ही बनाया गया है। बस फर्क इतना है, कोई बड़े लेवल की कैटेगरी है तो कोई छोटे लेवल की कैटेगरी है, तो वही लिखा हुआ है। नाउ वी वर टू थिंक ऑफ अल्सेशियन, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इसको सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आ जाते हैं। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर आप एक और कैटेगरी आ गई मैमल्स, मैमल्स सब होते हैं, डॉल्फिन वगैरह हम सब आ गए मैमल्स में, हाँ या ना? मैमल्स में हम हो गए, मंकी हो गए, हम सब कौन है? मैमल्स हैं, जानते हैं ना ये सब। बैट हो गया, ये हम सब कौन है? मैमल्स हैं। तो ये भी एक ग्रुपिंग हो गई। क्लियर है? यू वुड ऑफ कोर्स
थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स। अब मैमल बोला तो कौन से एनिमल्स दिखेंगे तुम्हारे दिमाग में? जिनके पास कान है और बॉडी पे हेयर्स है, तो ये कैरेक्टर होता है मैमल्स का। लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ वी वर टू टॉक ऑफ वीट, अब ऐसी प्लांट्स में हम वीट के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? वीट, गेहूं, तो अब दिमाग में गेहूं का प्लांट ही आएगा, राइस का प्लांट नहीं आएगा। किसका प्लांट नहीं आएगा बेटा? राइस का प्लांट नहीं दिखेगा। वीट है तो वीट का प्लांट ही आपको देखने को मिलेगा, कोई और प्लांट नहीं। तो हर कैटेगरी अपने लेवल पे एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। चले आगे, तो इसीलिए लिखा हुआ है हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल एंड एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज। कन्वीनियंट कैटेगरी मतलब कन्वीनियंट ग्रुप्स हैं। वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, तो इन्हीं कैटेगरीज को हम ऐसे यूज करके किनको पढ़ेंगे? ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ या ना? चले आगे बढ़ते हैं, अगला सुनना। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। आ गया, क्वेश्चन बनता है भाई। तो जो साइंटिफिक टर्म इन कैटेगरी के लिए यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? टैक्सा। चलो आगे, आगे सुन दे। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी, मतलब ग्रुप बोलो या कैटेगरी बोलो या टैक्सा बोलो, तीनों एक ही बात है, एट वेरी डिफरेंट लेवल। तो ये सब है वही ग्रुप्स, बट सबका लेवल अलग अलग है। एग्जाम्पल प्लांट, प्लांट ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, तो प्लांट भी एक टैक्सा है जिसमें हम हर प्लांट को कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है। बट जैसे ही मैंने वीट बोल दिया तो अब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आप केवल वही प्लांट इमेजिन करो जो वीट के हैं। वीट में भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं आपके पास, ठीक है? तो ये भी अपनी जगह एक टैक्सा है, बस फर्क ये है कि एक हायर टैक्सा है और ये एक लोअर टैक्सा है दोनों ही ग्रुप, है दोनों ही कैटेगरी, है दोनों ही टैक्सा। कोई भी टर्म यूज करो, तीनों एक ही बात है, इंटरचेंजेबली। चलूं आगे, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगी। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। तो है ये तीनों इंटर रिलेटेड, क्योंकि तीनों अपने अपने लेवल के ग्रुप के टैक्सा है या कैटेगरी है। तो एनिमल एक अपनी कैटेगरी है, मैमल उसके अंदर आते हैं, और मैमल के अंदर एक कौन आते हैं? डॉग्स आते हैं। अब डॉग्स के अंदर भी बहुत सारे वेराइटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब ग्रुपिंग है ऑर्गेनिजम्स की, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल पे। क्लियर है? हाँ या ना? मेरे ख्याल से यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं। Therefore, mammals, animals, dogs represent taxa at different level. क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं टैक्सोनॉमी की। किसकी बात कर रहा हूं बच्चा पार्टी? टैक्सोनॉमी की। अब टर्म आ रहा है आपके लिए कौन? टैक्सोनॉमी। तो ये क्या है सुनना। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपने ये देख लिया कि हम अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग टैक्सा या कैटेगरी बना सकते हैं। ग्रुप, टैक्सा, कैटेगरी एक ही बात है, हाँ या ना? तो वो लिखा है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, अलग अलग ग्रुप्स में बना सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? टैक्सोनॉमी। इसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम क्या नाम देते हैं? टैक्सोनॉमी। तो याद रखना, कैरेक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना डिफरेंट टैक्सा में, इस क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। अब इसमें हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वो मैं बता रहा हूं। ये टैक्सोनॉमी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे। तो क्या क्या है वो सुनना। सबसे पहला कैरेक्टर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे मैं ऊपर से कैसा देख रहा हूं, ठीक है, हाँ या ना? दिस जो एक्सटर्नल अपीयरेंस हो तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इंटरनल स्ट्रक्चर मेरी बॉडी के अंदर की सेल्स कैसे हैं, ऑर्गन्स कैसे हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, दैट इज एनाटॉमी। दूसरा, सेकंड, अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम अपनी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स वगैरह के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में साइटोलॉजी भी, हमारी सेल्स कैसी है, हमारी सेल्स कैसे काम करते हैं, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, ये भी हम कैटेगराइजेशन में यूज करते हैं, ग्रुपिंग करने के लिए इस कैरेक्टर को भी यूज करते हैं। तीसरा, डेवलपमेंट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डेवलपमेंट। अब दो तरीके के सुने होंगे आपने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब फर्क क्या होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट में बेटा जो जाइगोट है वो सीधा बिना किसी लार्वा स्टेज के कन्वर्ट होता है एडल्ट में या बेबी में,
उसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं होती। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार्वा स्टेज पाई जाती है। जैसे आपने बटरफ्लाई का सुना होगा, बटरफ्लाई से पहले कैटरपिलर होता है, हाँ या ना, तो तब जाके वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, तो लार्वा स्टेज आती है। अब इंसानों में तो ऐसा नहीं होता कि क्या कोई लार्वा बनता है कि डायरेक्ट हमारा जो बेबी होता है इंसानों में, तो वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं, हाँ या ना। क्या ऐसा होता है कि बड़े होते होते उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, फीचर्स सेम ही रहते हैं। तो हमारे में कोई डेवलपमेंट इनडायरेक्ट नहीं होता। दो तरीके के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चौथा, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? इकोलॉजिकल। हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें हमारा क्या रोल है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। क्लियर है? आर असेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। और यही मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज के बेसिस बनते हैं आज की तारीख में। क्लियर है? यही मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज के बेसिस होते हैं आज की तारीख में। तो टेक्सोनॉमी मेरे ख्याल से क्लियर होगी आप सभी को, उम्मीद करूंगा यहां तक बातें क्लियर होंगी। चले आगे बढ़ते हैं। हेंस 3 टर्म आएंगे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। कौन कौन से बेटा? सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करना, दूसरा उसको आइडेंटिफाई करना, तीसरा उसको ग्रुप में बांटना और चौथा उसका नाम लिखना। ये जो 4 प्रोसेस होते हैं यही बेसिक प्रोसेस होते हैं टैक्सोनॉमी का। किसका बेसिक प्रोसेस है बेटा? टैक्सोनॉमी। इनके बिना कुछ नहीं है। अगर ये चारों चीजें हम नहीं कर पाएंगे तो टैक्सोनॉमी इनके बिना कुछ नहीं है। टैक्सोनॉमी इनके बिना कुछ नहीं है, हाँ या ना। ये जो 4 प्रोसेस हैं, कौन कौन से? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये 4 प्रोसेस हैं किसके? टैक्सोनॉमी के। इनके बिना टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है। ये है तो टैक्सोनॉमी है, ये नहीं है तो टैक्सोनॉमी नहीं है। चलें, हाँ या ना। तो टैक्सोनॉमी में और कुछ नहीं है बेटा, क्लासिफिकेशन को ही हम एक तरीके से टैक्सोनॉमी का नाम दे रहे हैं। जब हम क्लासिफिकेशन करके ग्रुप्स या टैक्सा क्रिएट करें, उस पूरे प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहा जा रहा है। और एक्चुअल में ना ये टैक्सोनॉमी कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये हम लोग बहुत पुराने टाइम से करते आ रहे हैं। भाई आप घरों में भी करते हो भाई, हाँ, हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं, अपने काम बांट लेते हैं, उनको ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने सुविधा के अनुसार बांट लेते हैं चीजों को, हाँ या ना। तो हम लोग डे टू डे लाइफ में भी टैक्सोनॉमी यूज करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं चीजों की, हाँ या ना। तो ये आज का कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं ह्यूमंस। तो वही लिखा है, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं है, ये हम बहुत पुराने टाइम से ही कर रहे हैं। ग्रुपिंग करना है, कौन सी बड़ी बात है। बस फर्क इतना है, हम साइंटिफिक बेसिस पे कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। पहले हम अपनी जरूरतों के हिसाब से करते थे, अब साइंटिफिक बेसिस पे कर रहे हैं, इतना डिफरेंस है। तो वही लिखा है, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use. तो भाई इंसान आज से नहीं कर रहा है ये ग्रुपिंग या टैक्सोनॉमी, बहुत पुराने टाइम से कर रहा है। क्योंकि इंसान भाई बहुत क्यूरियस है और वो हर बार हर चीज ऑर्गेनिजम्स के बारे में, खुद के बारे में तो जानना ही चाहता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें वो जानना चाहता है। और बल्कि उन ऑर्गेनिजम्स के लिए तो खासकर जो उसके काम के हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए तो खासकर जो उसके काम के हैं। तो हम एवरीडे लाइफ में इंसान भी ग्रुपिंग करता है, टैक्सोनॉमी करता है। तो वो लिखा है, इन अर्ली डेज, पुराने टाइम पे, ह्यूमन बींग्स नीड टू फाइंड सोर्स ऑफ देयर बेसिक नीड्स। तो जनरली पुराने टाइम पे हम लोगों को ढूंढने जाने पड़ते थे अपने बेसिक नीड्स। जैसे इंसान को शिकार करना पड़ता था, खाने के लिए, पहनने के लिए भी शिकार करना पड़ता था, शेल्टर के लिए जगह ढूंढनी पड़ती थी। तो ये सब बेसिक नीड्स पहले पुराने टाइम में इनको करना पड़ता था इंसान को, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो इंसान ने क्या किया, समय के साथ इन चीजों को ऑब्टेन करने के लिए ग्रुपिंग कर ली ऑर्गेनिजम्स की, कि ये ऑर्गेनिज्म से मैं खाना ऑब्टेन करूंगा, इन ऑर्गेनिज्म से मैं कपड़े ऑब्टेन करूंगा, और यहाँ पर मैं इन पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे मैं अपने रहने के लिए घर बनाऊंगा। जैसे ट्री हाउस वगैरह बन जाते हैं। ट्री तो बेटा प्लांट ही है, प्लांट तो ऑर्गेनिज्म ही है ना। तो ग्रुपिंग तो फिर भी करी, पर पुरानी जो ग्रुपिंग थी वो किस बेसिस पे थी, हमारी जरूरतों के हिसाब से, साइंटिफिक बेसिस पे नहीं थी, वो जरूरतों के अनुसार थी। तो वही लिखा है, hence the earliest classification were based on the uses of various organisms, not on scientific basis. उनके यूज के अनुसार थी, साइंटिफिक बेसिस के अनुसार नहीं थी वो ग्रुपिंग। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होंगी। चलूं आगे, आगे सुनना, कोई दिक्कत नहीं। देखें, ह्यूमन बींग्स, तो इसीलिए हम लोग अपनी जरूरत के अनुसार कर रहे थे क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी। तो ह्यूमन बींग्स were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities. तो पुराने टाइम से ही बेटा हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के और उनकी डाइवर्सिटी को जानने के लिए। बट ऑल्सो द रिलेशनशिप
अमंग देम। हम केवल इतना ही नहीं जानना चाहते कितने वैरायटी के और कितनी डाइवर्सिटी है, हम ये भी जानना चाहते थे कि इतनी डाइवर्सिटी में आपस में कैसा रिलेशनशिप है, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है, और है तो कैसे है, इनके क्या पूर्वज अलग है या पूर्वज सेम थे, ये सब इनका रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और इसी ब्रांच को हम किस नाम से जानते हैं, सिस्टमैटिक्स। एक और नया टर्म्स आ गया, सिस्टमैटिक। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स का मतलब केवल ये नहीं कि कितनी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म है और कितनी डाइवर्सिटी है, नहीं, सिस्टमैटिक्स का मतलब ये है कितनी वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने हैं, और इनके आपस के रिलेशनशिप क्या है, क्या ये एक दूसरे से रिलेटिव है, क्या इनका पूर्वज एक था या नहीं है, क्या ये इनके सेल स्ट्रक्चर सेम है। तो इनके इंटर रिलेशनशिप जब हम पढ़ते हैं तो वो कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, हम सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। तो ये वर्ड बेटा लैटिन का एक वर्ड है सिस्टमा, उससे ऑब्टेन किया था, तो वही लिखा है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिसका क्या मतलब होता है बेटा, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, किसका, मेरा नहीं, ऑर्गेनिज्म का। किसका बेटा, ऑर्गेनिज्म का। और इसी वजह से लीनियस ने भी अपनी किताब का, अपनी पब्लिकेशन का नाम रखा इसी सिस्टमा वर्ड पे, सिस्टमा नेचुरे। तो लिविंग लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लीनियस ने भी अपने पब्लिकेशन का नाम इसी वर्ड पे रखा था, दैट इज सिस्टमा नेचुरी। क्या रखा था बेटा, सिस्टमा नेचुरी। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला सुनना। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इन लास्ट। तो कुछ समय बाद इसका स्कोप और बढ़ाया गया सिस्टमैटिक्स का, तो वही लिखा है, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो बाद में जाके इस सिस्टमैटिक वर्ड का स्कोप बढ़ा, जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन को ऐड किया, फिर सेकंड स्टेप नॉमेनक्लेचर को ऐड किया, और थर्ड स्टेप क्लासिफिकेशन को ऐड किया। क्लियर है, किसको ऐड किया, क्लासिफिकेशन। तो तीन टर्म ऐड किए, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। किसमें, सिस्टमैटिक्स। क्लियर है, आगे देखते हैं। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब सिस्टमैटिक में ये तीन तो थे, साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी थे। इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, वो भी इस सिस्टमैटिक्स के ही पार्ट बनाए गए। तो शुरुआत में तो केवल पहले आइडेंटिफाई करना, नाम देना और क्लासिफाई करना, यही था सिस्टमैटिक्स का प्रोसेस। पर बाद में जाके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये क्या होते हैं कि हमारे पूर्वज के साथ क्या कॉमन फीचर्स हैं या क्या उनसे डिफरेंसेस हैं, इनको कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या हमारे जैसा कोई और ऑर्गेनिज्म भी है जिसका जो पूर्वज हमारे थे, क्या वो पूर्वज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के भी हैं, इस टाइप की रिलेशनशिप को कहते हैं हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, इसको हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लियर है, हाँ या ना। चल आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, चलें। तो ये बात हुई आपकी टैक्सोनॉमी की, क्लासिफिकेशन की, सिस्टमैटिक्स की। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होंगी, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होंगी। तो इस सेशन को आप यहीं तक रखते हैं बेटा। अगले सेशन में मैं आपको समझाने जाऊंगा अबाउट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। किसके बारे में बेटा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, जिसमें हम ये पढ़ेंगे जो मैंने अभी टैक्सा समझाया ना, उसी की बात है ये, जो मैंने आपको टैक्स से समझाया उसी को हम डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको डेफिनेटली सारी बातें क्लियर होंगी। तो अभी पहले हम इस पे फोकस करेंगे, फिर आगे आपको नेक्स्ट जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा इसके फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और जो जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं बेटा एनसीईआरटी की लाइनों पे वो समझाऊंगा। क्लियर है, तो अभी जहां तक मैंने पढ़ा दिया इसको रिवाइज करके रखें, तो कल जब आप क्लास लेने आए तो इसको रिवाइज करके आए बच्चा बाटे। चलिए नेक्स्ट सेशन में आपको फिजिक्स की क्लास मिलते हैं, तो डॉक्टर जीडी अग्रवाल सर आपको ज्वाइन करेंगे अभी जस्ट 1 मिनट बाद।